हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जल। ठीक है, जल के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करें इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जल से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो ये अभी टेक्सटाइल का टॉपिक है, तो इसलिए पहले मैं टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस जल से बन सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, ये पहले आप लोग देखेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा टॉपिक है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जी अभी आप लोगों को दिखाई दिया, ये है टीजीटी 2009 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इससे क्या है, निम्न में से कठोर जल की विशेषता। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ, कठोर जल की विशेषता बताइए। दूसरा देखिए, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए ऐसे इस तरीके से जल से क्वेश्चंस बनते हैं। ये है पेपर टीजीटी 2009 का। आगे देखते हैं, जल की कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जल से कैसे। अभी ये देखिए, ये है पेपर 2009 का। इसमें कैसे क्वेश्चन आया है, कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या बनाता है। देखिए इस तरीके से जल से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मैं भी आप लोगों को और दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है टीजीटी 2006 का पेपर। इसमें देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कितना डिटेल में पूछा गया है। देखिए, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। नेक्स्ट देख लीजिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है। ठीक है, जल की कठोरता का क्या कारण है। देख लीजिए कितने ढेर सारे क्वेश्चंस, कितने ज़्यादा है। शुद्ध जल होता है, कैसा होता है, देख लिया आप लोगों ने। आगे देखिए, ये देखिए, ये पेपर है 2006, टीजीटी 2006 का ये पेपर है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की कौन सी विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है। ठीक है, देखिए जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जल से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जो मैं लेक्चर दूंगी, जो हमारा सेशन चलेगा, उसमें सारे डाउट आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जल। ठीक है, जल क्या है, जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी से लेके हमारे बाहर की सारी ज़रूरतें जल से ही पूरी होती हैं। जल का कॉन्सेप्ट अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है। जैसे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में जल को अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टेक्सटाइल के रिगार्डिंग है, तो इसमें हम लोग, ठीक है, टेक्सटाइल के कॉन्सेप्ट को लेकर जल को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम लोग इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो 1741, ध्यान दीजिएगा, 1741 में कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जल क्या है, जल एक यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, जल क्या है, जल एक यौगिक है। यौगिक इन सेंस इट मीन्स होता है कि एक नपातुला, जैसे कि यौगिक का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस तरीके से एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित रेशियो में बना हुआ जो तत्व होता है वह यौगिक कहलाता है। जैसे कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, जैसे कि हम लोग शरबत ले लेते हैं, एक तरफ शरबत ले लीजिए, एक तरफ जल ले लीजिए। शरबत में क्या होता है, चीनी चाय ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो क्या है, वो एक मिश्रण है। लेकिन जल में क्या है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का। ये एक निश्चित अनुपात है, इसको आप लोग नहीं बदलेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया तो ये क्या हो जाएगा, यह दूसरा रूप ले लेगा, तो वह जल नहीं रह पाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, जल क्या है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी जल पाया जाता है। ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं, जल जो है ये कितने भाग में विभाजित है, तो ये 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल जिसे कि हम लोग सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं, कठोर जल
जो कि हार्ड वाटर है, ठीक है। मृदु जल जो कि हम खाने पीने, बनाने, नहाने धोने, हमारे बेसिक से जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उसके लिए हमें किस जल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट जल की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इनमें क्या होता है, मृदु जल में लवणों की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लवणों की मात्रा कम होती है। कठोर जल में लवण की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। लवण की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, ठीक है। इनसे सारे काम नहीं किए जा सकते। ये पीने के उपयोग में भी नहीं लाए जा सकते, हमारे कपड़े धोने के उपयोग में नहीं ला सकते, यानी हमारी रोज़मर्रा के जो काम है वो कठोर जल से नहीं हो सकते। वो किससे होते हैं, वह होते हैं सॉफ्ट वाटर, मतलब कि मृदु जल से होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं, तो कठोर जल होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्थायी कठोरता और अस्थायी, ठीक है। स्थायी और अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है कि जो जल में जो लवण की मात्रा, जो कठोरता है, उनको बहुत ही आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके लिए कुछ विधियां हैं जिससे कि इस स्थायी कठोरता को दूर करके कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह जल की कौन कौन सी कठोरता है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी जिसे कि हम लोग बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से 1-2 विधि अपनाकर इसकी अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब देखिए अस्थायी कठोरता के क्या कारण है, तो पानी में जब कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट किसकी अधिकता होती है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है, तो ये क्या कहलाती है, यह अस्थायी कठोरता का कारण है, ठीक है। और स्थायी कठोरता का कारण देख लीजिए, पानी में क्या होता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम तो इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसके बाइकार्बोनेट है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट की अधिकता के कारण जो है जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है और स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं इस अस्थायी और स्थायी कठोरता को किन किन विधियों द्वारा दूर करके सॉफ्ट जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जल की कठोरता को कैसे कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदु जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। मृदु जल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे जल की अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता को कैसे कैसे दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। तो पहला मेथड है उबालकर, दूसरा है क्लार्क विधि और तीसरा है कास्टिक सोडा, ठीक है। ये अस्थायी कठोरता को दूर करने के जो है विधियां हैं। तो उबालकर, ये बहुत ही इजी सा तरीका है कि जल अगर कठोर है तो उसको हम लोग उबाल लेते हैं। उबालने के बाद क्या होता है, जो उसमें घुलनशील लवण जो है वो अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो घुलनशील लवण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और बर्तन की उबालने से क्या होता है, बर्तन की नीचे जो है बर्तन की तली पर वो बैठ जाते हैं और उसको आराम से छानकर हम लोग जल को मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्लार्क विधि। तो इसको क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था, इसलिए इसकी विधि को क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चूने का पानी, ठीक है, जो अस्थायी कठोर जल होता है उसमें चूने का पानी, जिसे कि CaOH भी कहते हैं, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, CaOH मतलब चूने का पानी मिलाने से क्या होता है कि जो अस्थायी कठोरता होती है वह, इसमें भी वही विधि है कि चूने का पानी मिलाने से अघुलनशील लवण जो होते हैं, अघुलनशील लवण जो होते हैं, घुलनशील जो पानी में घुले हुए लवण होते हैं वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित होकर बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं और आराम से हम लोग इनको छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी विधि है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, ठीक है। साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा मिलाने से भी वही रिजल्ट आएगा कि जो घुलनशील लवण होते हैं वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आराम से हम लोग पानी को छानकर उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। अब देखते हैं हम लोग स्थायी कठोरता को कैसे कैसे दूर किया जाता है। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए देखिए कौन कौन सी विधि है, सोडा विधि, परम्यूटेड विधि, आसवन विधि और कैल्गन विधि, ये है स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियाँ। तो फ्रेंड्स,
चलिए देखते हैं जल की स्थायी कठोरता को कैसे कैसे दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडा विधि। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडा विधि। सोडा विधि में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट जिसे कि NaCO3 भी कहा जाता है, या इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाने से क्या हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर उसको बहुत उबाला जाता है। उबालने से क्या होता है, उबालने से जो होता है घुलनशील जो लवण होते हैं पानी में, वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बर्तन के नीचे जो है वह बैठ जाते हैं। फिर उसको उनको छान के आसानी से अलग किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट कब इस्तेमाल किया जाता है, तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी विधि है परम्यूटेड विधि, ठीक है, जिसमें क्या होता है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट का ही औद्योगिक नाम क्या है, परम्यूटेड, ठीक है। तो परम्यूटेड विधि में क्या होता है, देखिए इसमें एक पात्र लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बर्तन लिया है, ठीक है, इसमें एक परत बालू की, एक परत परम्यूटेड या फिर सोडियम जियोलाइट, ठीक है, और नीचे फिर एक परत महीन बालू की ली जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है, ऊपर से इसमें से कठोर जल डाला जाता है। कठोर जल डालने से कुछ अशुद्धियां तो यहाँ बालू और कंकड़ में फंस जाती है। फिर जब ये परम्यूटेड के संपर्क में यानी सोडियम जियोलाइट के संपर्क में आती हैं, तो यहाँ पे जो घुलनशील लवण होते हैं वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित होकर इनके बीच में रह जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वो बालू के संपर्क में आते हैं, तो फिर वो और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाते हैं और हमें जो है मृदु जल यहाँ से प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि परम्यूटेड यानी सोडियम जियोलाइट से कैसे जल को शुद्ध या फिर मृदु या सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। ये हो गई दो विधियाँ हमारी, और ध्यान दीजिएगा ये दोनों विधियाँ जो है स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करने की अलग विधियां हैं और स्थायी कठोरता को दूर करने की अलग अलग विधि है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आसवन विधि में क्या होता है कि आसवन विधि में पानी एकदम शुद्ध हो जाता है, जिसे कि हम लोग आसुत जल, इससे जो हमें जल प्राप्त होता है वो आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर हमें प्राप्त होता है। और डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में हमें किस जल की आवश्यकता पड़ती है, तो डिस्टिल्ड वाटर या फिर आसुत जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैल्गन विधि। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का ही औद्योगिक नाम है कैल्गन, ठीक है। तो जब स्थायी कठोर जल में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो जो स्थायी कठोरता होती है वह अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाती है और हम लोग उनको छानकर आसानी से जल को सॉफ्ट बना लेते हैं। आई होप मेरा ये छोटा सा जल के रिगार्डिंग सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं स्टार्टिंग में उसके आंसर भी आप लोगों को इनमें से मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।